नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पे। आज हम लोग जून लास्ट वीक का जो करंट अफेयर्स था उसके क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे जो है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा। थोड़ा सा वीडियो अपलोड होने में टाइम लग रहा है, थोड़ा समय मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है इस समय, लेकिन जैसे ही टाइम मिलता है मैं रेगुलरली इसे अपडेट करता रहूँगा। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन आंसर डील करेंगे करंट अफेयर्स के, वो होंगे जून 21 से लेकर जून 23 के बीच के, जून 30 के बीच में। वैसे हम लोग वीकली कवर करते हैं, चूँकि वीडियो अक्सर बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, इसीलिए 21 जून से लेकर 30 जून का कंप्लीट जून का जो भी बचा हुआ करंट अफेयर्स है उसको आज देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई, फिर 7 जुलाई, 8 जुलाई से 15 जुलाई का भी बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगा आपको। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का है वो एक्चुअली करंट अफेयर्स का तो नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम का है, लेकिन चूंकि करंट में ये मुद्दा था, ये न्यूज़ थी, तो इसीलिए इसको जो है करंट में हमने जोड़ रखा है। देखिए इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक मिनट। शिशु, किशोर तथा तरुण किस केंद्रीय योजना के अवयव यानी कि कंपोनेंट्स हैं? ठीक है, एक भारत सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत शिशु, किशोर या तरुण नाम के कुछ जो है प्लान हैं, तो उसको बताना है। क्या ये योजना मेक इन इंडिया का है? क्या ये मुद्रा है? क्या ये आत्मनिर्भर भारत है? क्या ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? तो इसका सही आंसर है मुद्रा योजना। क्या है? मुद्रा योजना। देखिए मुद्रा जो योजना है इसके बारे में बात कर लें। इसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंसिंग एजेंसी। ठीक है, ये एक्चुअल में कोई बैंक नहीं है, ये एक भारत सरकार ने 2015 में शुरू की एक योजना है। इसमें क्या किया जाता है, जो MSME सेक्टर है, ध्यान दीजिए क्या है, MSME सेक्टर है, यानी कि माइक्रो यानी सूक्ष्म, स्मॉल यानी कि लघु, और मीडियम मतलब मध्यम। तो सूक्ष्म, लघु, मध्यम इंटरप्राइजेस के जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम जो उद्योग होते हैं, छोटे मझोले स्तर के जो उद्योग होते हैं, उनको ये फाइनेंस करने की एक स्कीम निकाली गई थी। इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, वो है एक शिशु है, एक किशोर है और एक तरुण है। ठीक है, अब ये शिशु में क्या, किशोर में क्या, तरुण क्या है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। तब तक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में ई ब्लड सर्विसेज नामक एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसे किस केंद्रीय मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है? अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी और निर्मला सीतारमण जी। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने ई ब्लड सर्विसेज नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब बाकी अमित शाह जी ये यूनियन होम मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह जी यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं और निर्मला सीतारमण जी ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो देख लेते हैं। देखिए न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ थी कि गवर्नमेंट टू प्रोवाइड 2% इंटरेस्ट सब्सिडी टू शिशु बोरोवर्स अंडर मुद्रा योजना। देखिए जो हमने बताया था, मुद्रा के अंतर्गत 3 कंपोनेंट है। शिशु के अंतर क्या होता है, जो भी बेनिफिशियरी होता है उसको 50,000 रुपये की विदाउट गारंटी लोन दिया जाता है, ताकि वो अपना छोटा बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। तो 50,000 रुपये तक का जो भी ऋण प्रदान किया जाता है वो शिशु के अंतर्गत किया जाता है। फिर उसके बाद आती है क्या, किशोर क्या होता है, किशोर योजना के अंतर्गत 50,000 से ऊपर और 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद तरुण जो योजना है उसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। तो इसके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सरकार ने क्या किया है, जो शिशु बोरोवर्स होंगे यानी जो शिशु के अंतर्गत 50,000 रुपये का लोन दे रहे हैं, लेट सपोज बैंक ने अगर वहाँ पे इंटरेस्ट लगा रखा है, लेट सपोज 12%, ठीक है, 12% एनुअल का जो है इंटरेस्ट रेट लगा रखा है, तो गवर्नमेंट 2% का इंटरेस्ट सब्सिडी देगी। यानी कि जो है क्या कहते हैं कि वो बेनिफिशियरी को, वो कस्टमर को केवल 10% जमा करना होगा
बाकी का 2% सरकार पे करेगी। बैंक को 12% ही मिलेगी, लेकिन कस्टमर को कितना पे करना है? ओनली ही हैज़ टू पे 10%, रेस्ट 2% विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट। और ये कब तक के लिए किया गया है? ये 12 महीने के लिए। समझ में आया? तो शिशु योजना पर 12 महीने तक 2% का इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। ठीक है। अगला जो ये न्यूज़ देखा ही था कि हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने एक ऐप लॉन्च किया है, ई ब्लड सर्विसेज। ये एप्लीकेशन क्या करेगा? देखिए, जो ब्लड लेने देने की जो व्यवस्था है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि कौन से हॉस्पिटल में आपको ये ब्लड मिल जाएगा, कैसी अवेलेबिलिटी है, इस तरह की आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो कि एक अच्छा पहल है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। किस संस्था ने सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? नीति आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, और फोर्थ क्या है? वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो योजना का नाम क्या है? अभियान का नाम क्या है? सुरक्षित दादा दादी नाना नानी योजना। ये पहल जो है नीति आयोग ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा ए, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री कौन है? हु इज़ दी मिनिस्टर ऑफ यूनियन ट्राइबल अफेयर्स? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, रामविलास पासवान जी या अर्जुन मुंडा? सही आंसर क्या है? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जी झारखंड से सांसद हैं बीजेपी के, और ये आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं। तो दोनों न्यूज़ की डिटेल को देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, नीति आयोग ने सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान लॉन्च किया है। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन नीति आयोग, पिरामल फाउंडेशन एंड 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स टू इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ 2.59 मिलियन सीनियर सिटीजन्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। जैसे देखिए, जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस में, इसमें माना जा रहा है कि जो बुज़ुर्ग हैं यानी 60 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए ज़्यादा खतरा है। तो ऐसे में सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान से क्या किया जाएगा? उनको और ज़्यादा सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा। और इसमें नीति आयोग का साथ कौन दे रहा? पिरामल फाउंडेशन एक एनजीओ है वो, और साथ ही साथ 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या होता है समझिए। देखिए, भारत सरकार ने जो विकास में बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स की एक लिस्ट बनाई थी 2 साल पहले, जिन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। तो उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ये अभियान लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो ये थी जो है सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। और बाकी ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा लॉन्चेस ट्रिफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो ये एक न्यूज़ थी। तो मुझे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ नहीं लगती एग्ज़ाम के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंस ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है। और अगला चीज़ जो पूछा जा सकता है, ट्रिफेड पूछा जाता है। देखिए, ट्रिफेड क्या है? इसका फुल फॉर्म बड़ा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ट्राइबल जो है फेडरेशन एक तरह से समझिए। ठीक है। TRI से ट्राइबल समझिए, FED से फेडरेशन। तो क्या है ये? ट्राइफेड एक फेडरेशन है जिसमें क्या करती है, जो हमारे ट्राइबल समूह के लोग होते हैं उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उन्हें सेल आउट करने के लिए ये मार्केटिंग कोऑपरेशन करती है। मतलब समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए कोई आदिवासी हैं, ज़्यादातर ट्राइबल्स का उनका क्या होता है, उनका जो ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय क्या होता है, वो एग्रीकल्चर होता है। ठीक है। या जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे बांस हो गया, पत्ते हो गए, तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट वगैरह उनके ऊपर वो उनका बिजनेस करते हैं, उनका व्यापार करते हैं, उनसे जुड़ी हुई गतिविधियों में वो लीन होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इनको मार्केट एक्सेस बहुत कम मिलता है। तो उनको मार्केट एक्सेस देने के लिए ट्रिफेड का गठन किया गया था। तो समझ में आ रहा है? तो वही है, ट्रिफेड से जुड़ी हुई कुछ जो है चीज़ें हुई थी जिसको ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित गरीब कल्याण रोजगार अभियान का बजट कितना है? अभी भारत सरकार ने जो है, प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है शुरू किया है, जिसके अंतर्गत जो माइग्रेंट लेबर्स होंगे जो है उनको जो है स्थानीय जगह पर ही उन्हें रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसका बजट कितना है? 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ या 75,000 करोड़? इसका सही आंसर होगा 50,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIM ने अपना खुद का 1,000 करोड़ रुपए का इंडोमेंट फंड लॉन्च किया है? इंडोमेंट फंड का मतलब होता है एक ऐसा फंड जो एक सुरक्षित रखा रहेगा ये फंड, और इसके अंतर्गत जैसे 1,000 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए हैं,
तो उस 1000 करोड़ रुपए का क्या किया जाएगा, वो संस्था जो है अपने इंटरनल एक्सपेंडिचर या ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए यूज करेगी। तो एक तरह का इंटरनल फंड है। तो इंडोमेंट फंड लॉन्च किसने किया है, IIM लखनऊ, IIM बेंगलोर, IIM अहमदाबाद या IIM कोझिकोड, कोझिकोड केरला में है। तो IIM अहमदाबाद ने 1000 करोड़ का इंडोमेंट फंड लॉन्च किया और ये पहला IIM है जिसने ऐसा कदम उठाया है। ठीक है, तो ये 5वीं न्यूज़ का डिटेल ये है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 6 राज्यों के 116 जिलों के प्रवासी श्रमिकों को काम दिया जाएगा। यहाँ पर डिटेल याद रखिएगा, कितने, 6 राज्य 116 जिलों के प्रवासी मजदूरों को क्या दिया जाएगा, काम दिया जाएगा। श्रमिकों को 125 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और इसे मिशन मोड पे लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। और बाकी ये था IIM लॉन्चेस एंडोमेंट फंड 1000 करोड़ रुपए का। अगला है क्वेश्चन जो है युक्ति 2.0, युक्ति 2.0 या कह सकते हैं युक्ति अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय, दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तीसरा डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय और चौथा फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय। तो किस मंत्रालय ने युक्ति अभियान लॉन्च किया है, तो सही आंसर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्र को समर्पित देविका जुनेजा ब्रिज यानी पुल किस राज्य में स्थित है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी जितेंद्र सिंह जी ने देविका और जुनेजा नामक पुल का उद्घाटन किया था, इनॉग्रेट किया था। तो ये किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड। सही आंसर इसका क्या होगा, थर्ड, जम्मू एंड कश्मीर में। तो दोनों न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल निशंक, ये भी पूछा जा सकता है कि HRD मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी। ये हरिद्वार उत्तराखंड से सांसद हैं। इन्होंने क्या किया, ऑन ट्यूसडे लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव युक्ति 2.0 टू हेल्प सिस्टमैटिकली एसिमिलेट technologies having commercial potential and information related to incubated startups in higher education institution। जितने भी हायर एजुकेशन है वहाँ पे एक तरह से स्टार्टअप का जो है इन्वायरमेंट डेवलप हो, इसके लिए कुछ जो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लिए गए हैं, संस्थागत सुधार किए गए, वो उसी दिशा में ये काम करेगी युक्ति 2.0। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इसका काम क्या है, यंग टैलेंट को प्रमोट करना है स्टार्टअप्स के लिए। और किसने लॉन्च किया है, HRD मिनिस्टर ने। अगला क्वेश्चन ये था, जितेंद्र सिंह जी ने क्या किया था, देविका एंड जुनेजा ब्रिज को जम्मू एंड कश्मीर में उद्घाटन किया था। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने खोलोंगचू जल विद्युत परियोजना का समझौता किया है। इंडिया ने अभी हाल ही में किसी देश के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंतर्गत खोलोंगचू हाइडल जो प्रोजेक्ट है उस पर जो है एक तरह का साइन हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है। भूटान, नेपाल, म्यांमार या चीन, किसके साथ हुआ है, सही आंसर होगा भूटान। अब इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे, ये देख लेंगे आगे। हाल ही में भारत सरकार ने संकल्प पर्व मनाने की घोषणा की है। इस पर्व का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन ए मास्क उपयोग को बढ़ावा देना, ऑप्शन 2 वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ऑप्शन 3 जल संरक्षण को बढ़ावा देना और चौथा बाल श्रम पर रोक को सुनिश्चित करना। तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर होगा ऑप्शन 2 वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, यानी कि फॉरेस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं, इसका डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, इंडिया भूटान साइन 600 मेगावाट खोलोंगचू हाइडल प्रोजेक्ट एग्रीमेंट। तो इंडिया और उसके बीच में हुआ, कौन कौन सी कंपनी ने साइन किया इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझिए इंडिया और भूटान के बीच में ये डील हुई है। भूटान जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो है पास स्थित है, एक नया देश है। ये चीन और इंडिया के बीच में एक बफर कंट्री है। बफर कंट्री उसे बोलते हैं जब दो देशों के बीच में कोई एक कंट्री पड़ जाती है, जैसे नेपाल है, भूटान है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। क्या है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है क्या नाम था, अभी आगे है, मैं आपको देख लूँगा, बता दूँगा। तो अब बाकी अगर देख लेना, भूटान नाम अभी थोड़ा सा मिस हो रहा है।
आप देख लीजिएगा, भूटान के प्राइम मिनिस्टर का नाम कभी कभी पूछा जा सकता है। वैसे राजधानी इसकी क्या है, थिम्पू, और इसकी करेंसी क्या है, रुपया है। ठीक है, ये अगर बात करें किन राज्यों से गिरी है भारत के, तो भारत के देखिए ये इधर है, ये सिक्किम है, ये सिक्किम है, और ये पश्चिम बंगाल है, और ये जो है असम है, और ये अरुणाचल प्रदेश है। तो इतने राज्यों से गिरी है, 4 राज्यों से। सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, और ये हो गया असम, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्यों से ये घिरा हुआ है। ठीक, वैसे भी अगर इसको याद रखना बहुत आसान है, एक ट्रिक है, आशिक हैं आप। क्या, आशिक हैं आप। आ से असम, सिक से सिक्किम, हा से माने कुछ नहीं, आ से फिर अरुणाचल प्रदेश, और पा से पश्चिम बंगाल। ठीक, व्हाट इज संकल्प पर्व सेलिब्रेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको अभी हमने बताया था। संकल्प पर्व एक अभियान किया जिसके अंतर्गत क्या किया गया, 28 जून को ये मनाया गया है। 28 जून से 12 जुलाई के बीच में ये मनाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है ये प्लान किया है कि एटलीस्ट 5 ट्रीज जो है प्लांट किए जाए, प्लांटेशन किया जाए, ताकि हेल्दी इन्वायरमेंट को गेन किया जा सके। तो संकल्प पर्व ये वृक्षारोपण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में खोला गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, हाल ही में भारत के बाहर यानी आउटसाइड इंडिया जो है योग यूनिवर्सिटी जो खोला गया है, ओपन हुआ, ये किस देश में है, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या जर्मनी। सही आंसर इसका क्या है, यूएसए। यूएसए में ये खोला गया है। कहाँ पे है यूएसए में, कैलिफोर्निया में इसे खोला गया है। वो जो है थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। हाल ही में, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भारत क्राफ्ट नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। एक पोर्टल बनाया गया है भारत क्राफ्ट नाम का, कौन से बैंक ने इसे बनाया है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। सही आंसर क्या है, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखते हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड इन लॉस एंजल्स। ये लॉस एंजल्स कहाँ पे है, कैलिफोर्निया स्टेट में है। ऑफरिंग प्रोग्राम्स दैट कंबाइन साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड मॉडर्न रिसर्च अप्रोच टू एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस। वही है कि योग के बारे में रिसर्च करेंगे, क्या है इसमें, क्यों, कैसे कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। तो ये यूएसए का एक बड़ा शहर है लॉस एंजल्स। ठीक है, ये कैलिफोर्निया स्टेट के आसपास पड़ता है। ठीक है, यह तो उसी में है। और जो है यहाँ पर पहला योग यूनिवर्सिटी खोला गया है जो इंडिया के बाहर है। अगला क्वेश्चन जो था, ये एसबीआई वर्किंग ऑन सेटिंग अप ई कॉमर्स पोर्टल भारत क्राफ्ट। ये ई कॉमर्स पोर्टल है। ई कॉमर्स जैसे कि फ्लिपकार्ट होता है या अमेज़ॉन है, तो ये सब ई कॉमर्स पोर्टल होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रेड होता है, व्यापार होता है। तो भारत क्राफ्ट ये बनाया जा रहा है एसबीआई के द्वारा। और ये इसमें किसको सुविधा मिलेगी, एमएसएमई सेक्टर को मिलेंगे, यानी छोटे एवं मझोले जो उद्योग होते हैं उनके प्रोडक्ट को एक सप्लाई चेन उपलब्ध कराया जाएगा। ई चेन एक तरह से होगा। तो अगर एसबीआई की बात करें, एसबीआई जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसके चेयरपर्सन कौन है इस समय, एमडी इसके कौन है, रजनीश कुमार। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955। एसबीआई 1955 से पहले जो है इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1921 में। बाकी और भी इसका हिस्ट्री है, वो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 13वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व बैंक ने गंगा पुनरुद्धार अभियान यानी गंगा रेजुवेनेशन स्कीम को कितनी ऋण सहायता प्रदान किया है। वर्ल्ड बैंक ने जो है लोन सैंक्शन किया है गंगा रेजुवेनेशन स्कीम के लिए, वो कितना है, $400 मिलियन, $450 मिलियन, $500 मिलियन या $600 मिलियन। इसका सही आंसर क्या है, $450 मिलियन। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निष्ठा विद्युत मित्र योजना किस राज्य ने आरंभ किया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान। सही आंसर क्या है इसका, मध्य प्रदेश। तो देख लेते, सॉरी आंसर उसका वो था $400, तो 450 मैंने बोल दिया था। उसका आंसर क्या होगा, $400 मिलियन। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड 400 मिलियन डॉलर टू इन्हांस सपोर्ट फॉर रेजुवेनेटिंग द गंगा। देखिए क्या होता है, गंगा के बारे में बात कर ले तो गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड में। जब ये उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री से, तब इसका नाम होता है भागीरथी। फिर उसके बाद जो है एक नदी इसमें आके देवप्रयाग में मिलती है, उसका नाम होता है अलकनंदा। फिर अलकनंदा जो है भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है,
उसके बाद ये गंगा कहलाती है। गंगा फिर पूर्व उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश के बाद वो गिर जाती है कहाँ पर, जो है बंगाल की खाड़ी में। तो इसकी यात्रा है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 25 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसमें 2071 किलोमीटर ये भारत में बहती, बाकी ये बांग्लादेश में बहती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, ज्योग्राफी में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे कि गंगा के बहाव को लेकर, इसके कोर्स को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। इसमें पानी का अभाव हो गया है, जब से जो है टिहरी में टिहरी में बांध बनाया गया है, इसके पानी को डाइवर्ट किया गया है, तो बड़ी संकट है। और ऐसे पोल्यूशन भी है। तो क्या किया जा रहा है, गंगा को फिर से जो है इसको कैसे जो है इसको पुनर्जीवन दिया जाए, इसको लेकर भारत सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया है कि गंगा नेशनल गंगा मिशन। ठीक है, ये प्लान है और इसके अंतर्गत जो है भारत सरकार प्रयास कर रही है कि कैसे इसे जो है और ज़्यादा जो है इसको पुनर्जीवन दिया जाए। तो अभी क्या किया जा रहा है, एक और चीज़ है कि गंगा के किनारे जो कई सारे गांव हैं, इसके वहाँ पर जो है इसको कटाव को रोका जा सके। बहुत सारे प्लान है, बहुत डिटेल हो जाएगा, उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। कभी उस स्कीम के बारे में डिटेल में बात कर लिया जाएगा। अभी के लिए इतना समझिए, वर्ल्ड बैंक ने $400 मिलियन का जो है लोन सैंक्शन किया है। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक आपको पता ही है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये 1944 में हुआ था वर्ल्ड बैंक। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट। इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड आर मालपास। कौन है? डेविड आर मालपास इसके चेयरमैन हैं। और बाकी निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। इसकी डिटेल पढ़ लीजिएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझिए ये योजना किस राज्य की है। ये योजना मध्य प्रदेश की है। अगला है, प्रसिद्ध रथ यात्रा किस राज्य में आयोजित की जाती है? इसका तो सिंपल से आंसर है, सब लोग जानते ही होंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या झारखंड। तो सही आंसर इसका क्या है? ओडिशा। देखिए, ओडिशा में प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने में, जुलाई कह रहा है, जून जुलाई के महीने में जो है क्या होता है, रथ यात्रा आयोजित की जाती है। और उसमें क्या किया जाता है, तीन लोग उसमें क्या होते हैं? कृष्ण होते हैं, लॉर्ड कृष्णा, बलराम और सुभद्रा। तो ये सुभद्रा इनकी बहन थी, बलराम की और कृष्ण की भी। तो ये तीनों की जो है, तीनों के नाम पे एक रथ होता है और रथ को जो है खींचा जाता है। तो ये बहुत बड़े लेवल पर मनाया जाता है, वहाँ का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। तो ये प्रसिद्ध रथ यात्रा किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। हाँ, अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल, एक बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज है, कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है, या किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, सिक्किम या उत्तर प्रदेश? सही आंसर इसका क्या है? उत्तर प्रदेश। देखिए, ये रथ यात्रा की फ़ोटो है। ठीक है, ये जो है तीन रथ हैं, बना हुआ है, इसको खींचा जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग खींचते हैं। तो इस बार थोड़ा सा इसको बहुत ही सीमित लेवल में मनाया गया, क्योंकि कोविड-19 का संकट चल रहा है। तो भीड़ भाड़ ज़्यादा है करने की अलाउ नहीं किया गया। पहले तो सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे आस्था का जो है मामला समझते हुए कुछ सीमित जो है कुछ लिमिटेशन लगाकर इसको अलाउ कर दिया। तो अब बात करते हैं कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। ये देखो, ये कुशीनगर का इतिहास में अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध की जो डेथ हुई थी 483 BC में, कब हुई थी? 483 BC में जो डेथ हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये एक बौद्ध स्थल है, इसको अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है, यानी कब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज़ की उड़ान हो सकेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गौधन न्याय योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य ने गौधन न्याय योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार? सही आंसर इसका क्या है? छत्तीसगढ़। क्या है सही आंसर? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गौधन न्याय योजना, इसमें क्या हो रहा है, काऊ डंग को प्रोक्योर किया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि आप जो गाय का गोबर है, गाय भैंस का गोबर, उसे फेंकिए नहीं, उसको सरकार को बेच दीजिए, और उससे जो है लोगों को स्थानीय स्तर पर कुछ रोज़गार दिया जाएगा, कुछ स्टिमुलस है। तो इस तरह से, और गो प्रोटेक्शन, गाय के प्रोटेक्शन में भी ये बल मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के पैरेलल एक फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? देखिए, अभी इसके बारे में डिटेल कर लेंगे, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक, देखिए ये है छत्तीसगढ़ का न्यूज। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट टू बाय काउ डंग एट ₹1.5
पर केजी स्कीम बिगिंस फ्रॉम जुलाई 20। ठीक है, 20 जुलाई से प्रारंभ होगा और इसके अंदर क्या किया जाएगा, गाय के गोबर को ये प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के ये मुख्यमंत्री जी हैं जिनका नाम है भूपेश सिंह बघेल। श्री भूपेश सिंह बघेल जी ये छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें उसमें दो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, एक इंद्रावती और एक गुरु घासीदास। इंद्रावती और गुरु घासीदास नेशनल पार्क यहाँ पर है। और उत्तर प्रदेश के ये सीएम हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। आदित्यनाथ गवर्नमेंट टू सेट अप CISF लाइक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स टू गार्ड मेट्रो रेल एयरपोर्ट्स बैंक्स इन यूपी। तो क्या है, पहले CISF जान लेते हैं। देखो CISF की अगर हम बात करें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये केंद्र की एक पैरामिलिट्री फोर्स है। पैरामिलिट्री फोर्स किसे कहते हैं, अर्धसैनिक बल को कहा जाता है। तो ये CISF फोर्स क्या है, ये सेंट्रल फोर्स है। इसका काम क्या है, जो केंद्रीय जितने भी औद्योगिक प्रतिष्ठान होते हैं, जैसे कि NTPC हो गया, जैसे कि क्या कहते हैं कि भेल हो गया या दिल्ली मेट्रो हो गई, तो इस तरह के जो भारत सरकार के जो इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठान होती हैं उनको ये गार्ड करते हैं। तो इसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बनाया है, जो कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को गार्ड करेंगे। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला लाइकेन पार्क बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? सही आंसर इसका है उत्तराखंड। सही आंसर क्या है इसका, उत्तराखंड। ये लाइकेन क्या होता है आगे समझेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? एक एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है आनंदीबेन पटेल जी को, किस राज्य का दिया गया है? बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? सही आंसर इसका क्या है, मध्य प्रदेश है। तो जान लेते हैं दोनों न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा। हाँ, इंडियाज़ फर्स्ट लाइकेन पार्क इन उत्तराखंड टू कंजर्व जुरासिक एरा प्लांट। अभी ये क्या है देखते हैं। देखिए ये लाइकेन है, इसकी आप इमेज देखिए। ये लाइकेन क्या होता है आप समझिए। ये एक चीज़ होता है फंजाई होता है। क्या होता है, फंजाई होता है। ठीक, कवक जिसे कहते हैं। ठीक, ये कवक पर निर्भर करते हैं, इनका रिलेशन होता है उनसे, ये उनसे पोषण अपना प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो लाइकेन क्या होते हैं, फंजाई और प्लांट के बीच कई कड़ी होती हैं। ठीक है, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट लाइकेन पार्क इन मुंशियारी इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। द स्टेट हैज़ ओवर 600 स्पीसीज ऑफ लाइकेन्स ऑफ विच अराउंड 150 आर फाउंड इन मुनियासिरी। तो लाइकेन क्या होते हैं हमने आपको बताया, इसके बारे में बायोलॉजी में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतने समझिए, ये फंजाई पर जो है इनका जो है रिलेशन होता है। ठीक है, लाइकेन जो आप लोग नदी वगैरह में देखते होंगे, तो इसको कंजर्व करने के लिए उत्तराखंड ने लाइकेन पार्क बनाया है। अगर हम बात करें पिथौरागढ़ इस समय जो डिस्ट्रिक्ट है बड़ा चर्चा में है। ये रहा पिथौरागढ़, दिख रहा है आपको, क्योंकि यहीं पिथौरागढ़ में है वो लिम्पियाधुरा, काला पानी और जो है एक और जो है इसको क्या बोलते हैं, एक दर्रा है लिपू लेक। यस, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और जो है काला पानी, ये जो तीन क्षेत्र हैं इनको पर नेपाल कब्जा कर रहा है। नेपाल कब्जा जता रहा है अपना, वो उसने अपने मैप में, अपने देश के मैप में उसने इन 3 भारतीय क्षेत्रों को दर्शा रखा है। तो इसलिए थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, उसको हमने पिछले लेक्चर में जो है कंक्लूड किया था। यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल गेट्स एडिशनल मध्य प्रदेश चार्ज। देखिए मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं श्री लालजी टंडन, वो थोड़ा से अस्वस्थ चल रहे हैं, तो उनकी वजह उस कारण से आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, किसी भी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार यानी एडिशनल चार्ज किसी राज्य का दिया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया है? हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य ने इंट्रोड्यूस किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? सही आंसर इसका होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्लैटिना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र या तेलंगाना? ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। देख लेते हैं प्रोजेक्ट प्लैटिना क्या है, या जो पहले ये न्यूज़ देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में 6 जुलाई से शुरू होगा हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। इसके डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसकी डिटेल को, बस इतना समझिए। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य ने शुरू किया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। इनके अभी गवर्नर हैं लालजी टंडन।
जो है, जो कि अभी बीमार चल रहे हैं, आनंदीबेन पटेल, इनकी सिटिंग गवर्नर हैं इस समय, एडिशनल इनको चार्ज दिया गया है। राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश में ढेर सारे नेशनल पार्क हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि टाइगर की सबसे ज़्यादा संख्या यहीं पर है। भारत में जो कुल जितने भी टाइगर है उसमें 526 टाइगर अकेले मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा इसमें ढेर सारे नेशनल पार्क हैं। पन्ना नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है। पन्ना हो गया, माधव हो गया, संजय हो गया, बांधवगढ़ हो गया, फॉजिल हो गया, कान्हा हो गया, सतपुड़ा नेशनल पार्क होगा, वन विहार होगा, ऐसे ढेर सारे नेशनल पार्क है यहाँ पर। प्रोजेक्ट प्लेटिना क्या है ये समझते हैं। देखो, महाराष्ट्र सरकार ने इसे लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट प्लेटिना एक तरह का प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट है। क्या है ये? प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट। अब ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए, पहले प्लाज्मा क्या होता है समझिए। इसको पढ़ लेते हैं, मैं समझा दूंगा। बायोलॉजी का ये टॉपिक है, आजकल एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में है। प्लाज्मा इज़ द ऑफन फॉरगटन पार्ट ऑफ ब्लड। मतलब समझिए, ये खून का ऐसा हिस्सा है जो सामान्यतः भूला हुआ भाग है। भूला हुआ भाग मतलब ये जल्दी जो है इसके बारे में लोग जो है ये जल्दी दिखाई नहीं देता है। प्लाज्मा इज़ द ऑफन फॉरगटन पार्ट ऑफ ब्लड वाइल ब्लड सेल्स, white blood cells, red blood cells and platelets are important to body function, but plasma also plays a key role. This fluid carries the blood components throughout the body. अब ये क्या होता है, देखिए ये आपका जो है, जो ये पीडीएफ जब आप लेंगे तो इसमें क्लियर पिक्चर आएगी। अभी समझिए, जो ये ब्लड बहता है इसके अंदर क्या होता है, ये रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं, आरबीसी जिसे हम कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएँ। फिर उसमें क्या होता है, वाइट ब्लड कार्पल्स होते हैं, वो श्वेत रक्त कणिकाएँ, और इसमें क्या होती हैं, फिर प्लेटलेट्स होते हैं। ये तीनों मिले होते हैं, लेकिन इन तीनों के बीच में जो गैप होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्लड। जो हमारा रक्त होता है उसका सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। समझना है, जो बचा हुआ भाग होता है वो प्लाज्मा होता है इन तीनों के बाद। इसमें होता क्या है प्लाज्मा? इट मेक्स अप मोर देन हाफ और its overall content. When separated from the rest of blood, plasma is a light yellow liquid. इसके बारे में डिटेल है, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ जनरल वे में। जैसे कि ब्लड ये बह रहा है, इसके अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके अंतर्गत क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एलियन अटैक करता है हमारी बॉडी में, या कोई जो है क्या कहते हैं उसे, एलियन को हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, कोई बाहरी तत्व, सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म, जिसे सूक्ष्म जीव जिसे कहते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया या प्रोटोजोआ हो गया, ये जब जो है इससे हम इन्फेक्ट होते हैं तो क्या होता है? इन्फेक्ट मतलब जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं, तो ये प्रजनन करने लगते हैं। जैसे वायरस की अगर हम बात करें, कोरोना वायरस का एग्जांपल ले लें, तो कोरोना वायरस जैसे कि हमारी बॉडी में जब प्रवेश करता है तो उसको सूटेबल कंडीशन मिल जाता है ग्रो करने के, तो वो क्या करता है, वो जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन कर कर बहुत ज़्यादा वायरस की संख्या बढ़ा देता है। अब ये वायरस क्या करता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको जाके इन्फेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है। अब होता क्या है, अब जैसे इसकी कोई वैक्सीन या दवाई तो बनी नहीं है, तो हमारी बॉडी में नेचुरली एक ताकत है। होता क्या, ये जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको जो है किसी भी तरह के जो बैक्टीरिया हो या वायरल हो या प्रोटोजोआ हो, उसको जो है उससे ताकत से लड़ते हैं। ये प्लाज्मा के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो ताकत से लड़ते हैं, और ताकत से लड़ते वक्त क्या बनाते हैं? एंटीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंटीजन बनाते हैं या एंटीबॉडी बनाते हैं। ये एंटीबॉडी जब डेवलप हो जाता है इसके खिलाफ, और जब एंटीबॉडी मजबूत ज़्यादा हो जाता है तो ये वायरस को या बैक्टीरिया के प्रभाव को ख़त्म कर देता है। इस तरह से हमारी बॉडी सुरक्षित रह जाती है। जैसे हमारी बॉडी में हमेशा वायरस या बैक्टीरिया इनका अटैक होता रहता है, लेकिन हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम कहते हैं, इसमें ये प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये हमें हमेशा उससे बचाती हैं। अब हुआ क्या है, कोरोना वायरस से बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं? सुरक्षित हो गए हैं। जाहिर सी बात है, जो सुरक्षित कैसे हुए? क्योंकि उनके अंदर जो ये प्लाज्मा था, इनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ बनी, उन एंटीबॉडीज़ ने कोरोना वायरस से बचाव किया है। तब ये माना जा रहा है ऐसे लोग अगर अपना प्लाज्मा डोनेट करें तो उन जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है जो जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सी कमज़ोर है। तो और ये भी सर्वे में माना गया है कि जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को कोरोना हुआ और वो ठीक हो गया, ठीक होने के 90 दिन के भीतर अगर वो प्लाज्मा डोनेट करता है तो वो प्लाज्मा के अंदर वो एंटीबॉडी होंगी जो कोरोना वायरस से लड़ने में हमें सहायता करेगी। तो ये पूरी प्रक्रिया तो होपफुली समझ में आया होगा।
ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट या प्रियंका चोपड़ा? इसका सही आंसर है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा के साथ साथ एक और शख्स है जिनको ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो अगली न्यूज़ में देखे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं? आयरलैंड, स्कॉटलैंड, स्पेन या पुर्तगाल? इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। दोनों न्यूज़ देख लीजिए आप। पहला है, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप ये मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, इनकी फिल्में लीक से हटकर होती है, डार्क सिनेमा ये बनाते हैं। हाँ, तो प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप आर एमंग द 50 celebrated filmmakers and actors invited as the ambassadors of Slim Down टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। टोरंटो कहाँ है? ये कनाडा में, ठीक। हाँ, माइकल मार्टिन इलेक्टेड आयरलैंड्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। अब ये आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हुए। अब ये आयरलैंड है कहाँ? देखिए, ये यूरोप का मैप है पूरा। यूरोप में अगर हम देखें तो ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, ये बेल्जियम है और यहाँ पर नीदरलैंड, और ये जो आपको दिख रहा है ये है यूके। इसको फिर से देख लेते हैं, यूके तो यूनाइटेड किंगडम है, और यूनाइटेड किंगडम के बगल एक छोटा सा आइलैंड है आयरलैंड, जिसकी राजधानी है डबलिन। क्या है इसकी राजधानी? क्या है? डबलिन। और इसकी करेंसी है ये जो है, आप लोग हमको बताएंगे इसकी करेंसी क्या है, आयरलैंड की करेंसी क्या है, आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, और आयरलैंड के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त हुए हैं? माइकल मार्टिन, ठीक। हाँ, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री, इंडियन इकोनॉमिस्ट को जर्मन बुक ट्रेड ने पीस प्राइज से सम्मानित किया है? राजीव कुमार जी, भगवती प्रसाद जी, अमर्त्य सेन जी या रघुराम राजन जी? किस अर्थशास्त्री को ये अवार्ड दिया गया? तो सही आंसर इसका क्या है? अमर्त्य सेन। क्यों दिया गया आगे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य को ई पंचायत सेवा के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ है? केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या पंजाब? तो आपके दिमाग में केरल होगा ये आंसर, हाँ, लेकिन केरल नहीं है, ये होगा इसका आंसर हिमाचल प्रदेश। अब ये दोनों न्यूज़ के डिटेल समझते हैं। अमर्त्य सेन विंस पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड। देखिए, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मन बुक ट्रेड एक एनजीओ है। इसने अमर्त्य सेन जी को उनके इकोनॉमी में योगदान के लिए पीस प्राइज़ दिया है। आपको जानना पड़ेगा कि अमर्त्य सेन जी को 1998 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। किस लिए? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस और लिटरेचर, तो इन क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष घोषणा की जाती है। जब भी ये घोषणा होती है वो साल भर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग आज ये पढ़ेंगे कि 2019 का नोबेल प्राइज़ प्रत्येक क्षेत्र में किसको मिला था, उसको आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अमर्त्य सेन जी 1998 में इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया था, ठीक है। तो इन्हीं को जो है अमर्त्य सेन जी को पीस प्राइज़ दिया गया है जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा। इनको भारत रत्न में भी दिया जा चुका है 1999 में, ठीक। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट विंस फर्स्ट प्राइज़ फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ ई एप्लीकेशन। देखिए क्या है, देखिए हर राज्य में पंचायत होता है, पंचायत को और ज़्यादा बेहतर जो है इसके कार्यक्रम को और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए ई पंचायत का कंसेप्ट आया। ई पंचायत मतलब इलेक्ट्रॉनिक पंचायत। तो होता क्या है कि उसमें कौन सा राज्य सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश जी के मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर जी, ये बीजेपी से हैं, ठीक है। अगर हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी है शिमला। क्या है राजधानी? शिमला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में के शैलजा जी को यूनाइटेड नेशन के द्वारा कोरोना से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सम्मानित किया गया। वो किस राज्य की हेल्थ मिनिस्टर हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या पौंडीचेरी? सही आंसर इसका क्या है? केरल। केरल की ये हेल्थ मिनिस्टर हैं। इनके जो इन्होंने जिस तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से कोविड-19 के प्रसार को रोका केरल में, हालांकि अभी भी वहाँ पे प्रसार हो रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा, सबसे पहला इन्फेक्शन केरल में ही हुआ था भारत में, उसके बावजूद भी इन्होंने उसे टैकल करने में काफ़ी हद तक इन्होंने सफलता हासिल की थी, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने इन्हें सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, टीबी उन्मूलन के लिए 2019 में बेहतरीन कार्य करने वाले छोटे राज्यों में कौन से 2 राज्य शीर्ष पर हैं? देखिए, टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम चल रहा है 2019 से लेकर 2025 तक। हमारा टारगेट है कि 2025 तक भारत में टीबी को कम्प्लीटली
एलिमिनेट करना है। इसके लिए हमने नारा भी दिया है, टीबी हारेगा और भारत जीतेगा या देश जीतेगा। टीबी हारेगा और देश जीतेगा, और इसे प्रमोट कर रहे हैं अमिताभ बच्चन जी, जो अभी कोरोना वायरस से प्रभावित हैं, संक्रमित हैं। उनके लिए पूरा देश दुआ कर रहा है। तो टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में जो कार्य करने वाले राज्य हैं, उनमें छोटे राज्य में कौन सबसे बेहतर काम कर रहे हैं? मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा व नागालैंड, या मिजोरम व असम। तो इसका सही आंसर होगा 3, त्रिपुरा और नागालैंड। देखिए, ये केरल की मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर हैं के शैलजा जी, इनको ये अवार्ड दिया गया है। केरल की अगर हम बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। उनके मुख्यमंत्री के विजयन है, ठीक है। हाँ, एलडीएफ से है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की वहाँ सरकार है। हाँ, केरल तिरुवनंतपुरम उसकी राजधानी है। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम 2019, नागालैंड त्रिपुरा अवार्डेड द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल स्टेट्स। ये रहा त्रिपुरा और ये रहा नागालैंड। ये पिंक कलर, रेड कलर का है, और ये नागालैंड है। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का मैप है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट आते हैं: सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व आरबीआई के गवर्नर को स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कंट्रीब्यूशन के लिए पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सी रंगराजन, रघुराम राजन, डी सुब्बाराव, विमल जालान। ये चारों जो है अपने अपने समय में ये भारत के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो सी रंगराजन जी को स्टैटिस्टिक्स जो एरिया में बेहतरीन कंट्रीब्यूशन के लिए पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना, इसी से जुड़ी हुई है, इससे रिलेटेड है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 1956 to 61, तीसरी 1961 से 66, चौथी 1969 से 74। अब आप कहोगे तीसरी और चौथी के बीच में गैप आ गया। बिल्कुल आ गया। 66 से लेकर 69 तक प्लान हॉलीडे था। कोई भारत सरकार ने किसी भी प्रकार की प्लानिंग नहीं की थी। कारण क्या था? कारण ये था कि 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। उसके बाद फैमीन यानी कि ड्राउट आया था, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, इसलिए भारत सरकार ने प्लान ड्रॉप कर दिया था। तो कौन सी योजना है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 61 के बीच में, उसका जो मॉडल था वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अब ये प्रश्न उठता है, महालनोबिस हैं कौन? देखिए, महालनोबिस की अगर हम बात करें, पीसी महालनोबिस, ये भारत के महान स्टैटिस्टिक्स, महान क्या बोले इनको, स्टैटिस्टिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। भारत के अंदर जो सांख्यिकी विभाग है उसको डेवलपमेंट करने में इनका योगदान बहुत ज़्यादा था महालनोबिस, इसीलिए इनको सब इनके नाम पर एक सम्मान दिया जाता है। पहला पीसी महालनोबिस अवार्ड दिया जा रहा है, और जो कि आरबीआई के गवर्नर सी रंगराजन जी को दिया गया था। अगर सी रंगराजन की बात करें, ये 19वें गवर्नर ऑफ आरबीआई थे, और इनका जो कार्यकाल था 22 दिसंबर 1992 से लेकर 21 नवंबर 1997 तक था। इनके पहले जो गवर्नर थे एस वेंकटरमन थे, और इनके बाद जो आए थे वो विमल जालान जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 36वीं एशियान की वर्चुअल समिट की प्रेसिडेंसी किस देश ने की थी? वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड या कंबोडिया? सही आंसर इसका है वियतनाम। ये एशियान क्या है आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्विस अकाउंट में पैसे रखने के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? मतलब भारत के लोग जो स्विट्जरलैंड में बैंक में पैसे रखते हैं काले धन के रूप में, उसमें कौन सी रैंकिंग है भारतीयों की? 75वां, 76वां, 77वां या 78वां? सही आंसर होगा 77। तो क्या है आंसर देख लेते हैं। देखिए, एशियान एक ग्रुप है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक क्षेत्रीय संगठन है एशियान। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश हैं, जैसे कि ये ब्लू कलर में आपको दिखाई दिया है, ये सारे के सारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। इसमें कुल 10 देश आते हैं। 10 देश कौन कौन से? ये देखिए, म्यांमार के तुरंत बाद है लाओस के बाद है वियतनाम, फिर बीच में है थाईलैंड, फिर उसके बगल है कंबोडिया के बाद है यहाँ पर मलेशिया के बाद इंडोनेशिया, फिर सिंगापुर, फिर ब्रुनेई, फिर फिलीपींस, और ठीक है। तो ये 10 देश हैं। इसके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 10 देश याद रखिएगा एशियान में। एशियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। कब हुई थी? एशियान की स्थापना कब हुई थी?
1967 में ये एक क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। तो इसकी हर साल बैठक होती है। इस बार कोविड-19 के प्रसार के कारण ये बैठक नहीं हो पाई थी, इसीलिए वर्चुअल मीटिंग हुई। तो वर्चुअल मतलब ऑनलाइन मीटिंग, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो है क्या रोड मैप है इन्होंने तय किया। तो इसकी प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्षता किसने की थी? वियतनाम ने की थी। हर साल किसी न किसी देश में ये आयोजित किया जाता है, इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। इंडिया स्लिप्स टू 77 रैंक, अकाउंट्स फॉर 0.06% ऑफ ऑल फॉरेन फंड्स विद स्विस बैंक। वही स्विस बैंक में जो पैसा रखा जाता है काले धन के रूप में, उसमें भारत की रैंकिंग 77वीं है। पहले पे यूके है, यूके के लोग ज़्यादा पैसा रखते हैं स्विट्जरलैंड बैंक में। बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं भारत में सबसे ज़्यादा करप्शन है, ऐसा नहीं है। करप्शन बहुत सारे देशों में है, बहुत सारे देशों में, कहीं कम कहीं ज़्यादा है, और कहीं कहीं करप्शन पता ही नहीं लगता, होता रहता है। जैसे चाइना भारत से ज़्यादा करप्ट है। अगर हम जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आती है उसके अनुसार, वो जो एक परसेप्शन होता है ना, करप्शन परसेप्शन रैंकिंग जो होती है, उसके में भारत की रैंकिंग जो है वो चीन से बेहतर है। जब आएगी तो देखेंगे। अगला है, बायडू किस देश का नेविगेशन प्रोग्राम है? नेविगेशन प्रोग्राम जैसे जीपीएस होता है, वैसे ही बायडू जीपीएस कहाँ का है? यूएसए का है। तो उसी की तर्ज पर किस देश ने अपना खुद का नेविगेशन प्रोग्राम बना रखा है? उसका नाम बायडू रखा है। जापान, चीन, नॉर्थ कोरिया या रशिया? सही आंसर इसका क्या है? चाइना। चाइना का अपना नेविगेशन प्रोग्राम है। आगे और देशों के भी अपने नेविगेशन प्रोग्राम को हम देख लेते हैं। भारत का भी है। प्रोजेक्ट प्राण किससे संबंधित है? पहला, बृहद स्तर पर यानी मास लेवल पर, मास के प्रोडक्शन पर, वेंटिलेटर के मैन्युफैक्चरिंग में, प्लाज्मा दान को बढ़ावा देना, या कोविड-19 के वैक्सीन में के विकास में तेजी लाना। सही आंसर इसका होगा 2, वेंटिलेटर के निर्माण को बढ़ावा देना। IISc जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो इसको प्रमोट कर रहा है, प्रोजेक्ट प्राण। इसमें क्या किया, अच्छे ग्रेड का जो क्या कह रहा है वेंटिलेटर है वो बनाया जा रहा है। और बाकी जो हमने बताया था कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट जो सिस्टम है वो जीपीएस की तरह, वो जीपीएस किसका है? जीपीएस यूएस का है। बायडू कहाँ का है? चाइना का है। गैलीलियो कहाँ का है? यूरोप का है। ग्लोनास कहाँ का है? रशिया का है। IRNSS या इसे हम नाविक कहते हैं, नाविक इंडिया का है। अभी ये ऑपरेट होने लगेगा बहुत जल्द। इसके अंतर्गत 7 सैटेलाइट भारत ने लगा रखे हैं, जो कि भारत और भारत के रेडियस में 1500 किलोमीटर की रेंज को कवर करेगा, ठीक है। हाँ, और QJSS ये जापान का है। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट एम्पायर को ICC एलिट पैनल में शामिल किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुरेश चौधरी, नितिन मेनन, सुंदरम रवि या S वेंकटरमन? सही आंसर इसका क्या है? नितिन मेनन जी। देखिए ये नितिन मेनन है, आपको IPL में अक्सर ये अंपायरिंग करते मिल जाएंगे। इनको ICC एलिट पैनल में शामिल किया गया है। बड़ी शर्मनाक बात है कि ICC के जो अंपायर्स होते हैं एलिट पैनल पे, उसमें भारत के अंपायर बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि भारतीय अंपायर, देखिए उसके क्राइटेरिया होता है कि जब आप जो है अंपायरिंग करते हैं तो आपसे एरर जो होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए। तो इस लिस्ट में इनका नाम आया है, ये बधाई के पात्र हैं। इनका नाम है नितिन मेनन। अब बाकी तो 35 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। कुछ क्वेश्चन जो डेज पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए मैं आपको ज़्यादा डेज नहीं बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट डेज होती हैं वही पूछी जाती है, वही मैं आपको बताऊंगा। वैसे हर दिन कुछ ना कुछ होता है, तो 365 दिन याद करना ये बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है उसके लिए आप 365 दिन बर्बाद अपने ना करिए। तो इम्पॉर्टेंट कुछ है उन्हीं की जो है याद कर लीजिए। जैसे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये कब मनाया जाता है? ये 29 जून को मनाया जाता है। क्या कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। किसकी? PC महालनोबिस, इसके बारे में अभी हमने देखा, ठीक। तो 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। और इस दिन क्या हुआ था इस बार? किसको अवार्ड दिया गया था? C रंगराजन जी को। और अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। क्यों? क्योंकि इस बार योगा कार्यक्रम जो है ये नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर पूरी तरह से जैसे एक ऑर्गेनाइज वे में मनाया जाता है, एक इवेंट की तरह मनाया जाता था। इस बार कोविड-19 की वजह से घर पर ही मनाए रखने के लिए ये कहा गया कि भैया घर पे ही मनाओ योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ठीक। वर्ल्ड म्यूज़िक डे, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 जून को मनाया जाता है। तो ये आज का डिस्कशन था। हमने 35 क्वेश्चन को डील किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज का जो भी वीडियो है इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू ऑल। आज के लिए इतना।